नमस्कार। ज्योग्राफिकल पिवट के प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः स्वागत। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है भूगोल एवं चिंतन फलक, ज्योग्राफी एंड पैराडाइम। देखिए, सबसे पहले इस लेक्चर में हम थोड़ा बात करेंगे कि भूगोल जो है उसकी विषय के रूप में प्रकृति कैसी है ना। क्या है भूगोल की परिभाषा, इसकी विषय वस्तु का दायरा क्या है, और उसके बाद हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैराडाइम या चिंतन फलक से हमारा क्या अभिप्राय है। कोई भी विषय ले लीजिए आप, उस विषय की विषय वस्तु को समझने, उस विषय की विषय वस्तु के विश्लेषण करने की कोई न कोई एक परंपरा होती है जो किसी निश्चित समय में अपना प्रभुत्व रखती है, और उसे ही हम चिंतन फलक कहते हैं, उसे ही पैराडाइम कहते हैं। जब मैंने कहा कि निश्चित समय में अपना प्रभुत्व रखती है, इसका मतलब अलग अलग समय में चिंतन फलक जो है वो अलग अलग पाए जा सकते हैं। इसका मतलब चिंतन फलकों में बदलाव भी देखा जाता है। ठीक है, हम जब ज्योग्राफी में देखें तो हम देखते हैं कि जो पहला पैराडाइम ज्योग्राफी में स्थापित हुआ वो था एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद। उसके बाद हम देखें कि अनेकों नए जो चिंतन फलक है वो विषय के अंदर आए। हमें पता है कि जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है उसको चुनौती मिली संभववाद से या पॉसिबिलिज्म से। फिर बाद में देखा गया कि नहीं, इन दोनों में अतिरेकता देखने को मिलती है और वास्तविकता इनसे परे कहीं बीच में है। ऐसा जो कहने वाले लोग थे उन्हें हम नवनिश्चयवादी कहते हैं, उन्हें हम प्रोबेबिलिज्म के प्रवक्ता भी कह सकते हैं। इसमें टेलर और OH के स्पेट के काम को हम देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब ये धारा और आगे चलती है तो हम देखते हैं कि एक दौर आता है जब परिमाणात्मक क्रांति आती है, और परिमाणात्मक क्रांति के फलस्वरूप और लॉजिकल जो पॉजिटिविज्म का मूवमेंट चलता है 1920s में, वियना सर्किल जिसका केंद्र होता है, उसको देखकर और एक नया जो है चिंतन फलक विषय के अंदर आता है, और वो है प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। कुछ समय तक इसका दबदबा रहता है, लेकिन बाद में इसको फिर चुनौती मिलती है, और बाद में एक नया पैराडाइम आता है, वो है व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। फिर हम देखते हैं कि यहाँ तक जो बात होती है वो ये होती है भाई विषय की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, उसे किस तरह से समझा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तक, इस जर्नी तक हम मानवीय समस्याओं के हल प्रस्तुत करने की दिशा में कोई खास काम नहीं करते हैं, और ये देखा जाता है कि यदि हम वो नहीं करेंगे तो फिर विषय अपनी प्रासंगिकता को कैसे बनाए रख सकता है। तो बाद में जो नए चिंतन फलक आते हैं उनमें लगभग समान दौर रहता है इन तीन चिंतन फलकों का, जिसमें कल्याणकारी भूगोल आता है, क्रांतिकारी भूगोल आता है और मानवतावादी भूगोल आता है। तो वेलफेयर मूवमेंट हम देखते हैं, रेडिकल मूवमेंट हम देखते हैं, और ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का उदय हम देखते हैं। फिर समय के साथ में हम देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, अनेकों नई नई अप्रोचेस जो हैं, नए नए पैराडाइम्स जो हैं वो हमें ज्योग्राफी में देखने को मिलते हैं। इस तरह के लेक्चर को कायदे से हमें एक सिटिंग में पूरा करना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि हम सरसरे तौर पे इन सारे के सारे चिंतन फलकों की मूल बातों को समझ लें तो हमारे लिए ये आसान हो जाता है कि किसके बाद कौन सा चिंतन फलक आता है, इनकी फिलॉसफी में और मेथोडोलॉजी में क्या डिफरेंस है ना। उस पर हमारी मजबूती होने लगती है। हमें ये भी पता लगता है कि किस एनवायरनमेंट के अंदर कौन सा चिंतन फलक आया और उसको किन परिस्थितियों के अंदर चुनौती मिली और उसका दबदबा खत्म हो गया और एक नए चिंतन फलक ने अपना दबदबा बना लिया। इस पूरे को एक लेक्चर में समेटना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए ये जो पार्ट 1 है इसका, उसमें हम भूगोल और चिंतन फलक की सामान्य जानकारी की बात करेंगे, और पार्ट 2 के अंदर हम ज्योग्राफी में जितने भी चिंतन फलक आए हैं उनको क्रम से एक के बाद एक जो है वो उसका अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे, किन परिस्थितियों में वो आए, उनका मूल क्या था,
उनकी उनकी फिलॉसफी और मेथोडोलॉजी क्या थी, उनको चुनौतियां कैसे मिली और किस प्रकार से चिंतन फलकों में समय के साथ बदलाव देखने को मिला। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं, बहुत एलिमेंट्री लेवल के ऊपर बात करते हैं कि भूगोल क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जब भूगोल क्या है इसकी बात करने से पहले हम थोड़ा सा इस बात पर फोकस करते हैं कि समय के साथ में उत्तरोत्तर जो भूगोल किस प्रकार परिपक्व हुआ, उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, भूगोल को कैसे परिभाषित करें, उसको जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि समय के साथ में किस प्रकार के परिवर्तन हमें इस विषय के अंदर देखने को मिले, ये बात पहले जाननी जरूरी है। और उसी दिशा में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में एंशियंट पीरियड के अंदर देख लिए और लगभग पूरे मिडविल पीरियड के अंदर भी, हालांकि मिडविल पीरियड के अंदर ये जो दूसरी बात है इसका महत्व तो बढ़ता जाता है ना। तो हम देखते हैं कि जो शुरुआती दौर था उसके अंदर जब हम भूगोल को एक डिसिप्लिन के रूप में धीरे धीरे इमर्ज होता देखते हैं, तो हम देखते हैं कि भूगोल का सरोकार विशेष रूप से किससे था? भौतिक विशेषताओं से था, है ना, ज्योग्राफिकल फीचर्स और ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से था। और उसके साथ साथ किससे था? पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान। ये दो पक्ष थे भूगोल में जो ज्यादा महत्वपूर्ण थे। पर्वत, पठार, नदियां, समुद्री किनारे, ठीक है, ये सब भौतिक विशेषताएं हैं, है ना। और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कौन सा नगर कहाँ बसा हुआ है, कौन सी भौतिक अवस्थिति हमारी पृथ्वी की सतह पर कहाँ पाई जाती है ना। इन बातों पर हमारा मूल ध्यान था। बाद में हमने देखा कि धीरे धीरे समय के साथ में भौतिक विशेषताओं के साथ साथ मनुष्य भी और मनुष्य का अध्ययन भी हमारे विषय के धीरे धीरे केंद्र में आने लगा। और जब उसकी शुरुआत हुई तो भौतिक विशेषताओं के साथ साथ हमने मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन जो है उसको भी हमारे विषय में शामिल करना शुरू किया। ठीक है, तो भौतिक विशेषताओं के अध्ययन के साथ साथ मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता गया। और हम अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग क्षेत्रों में मानव और पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन को अब धीरे धीरे उसको हम स्थान देने लगे, उस पर हम गौर करने लगे, उसको हमने विषय की विषय वस्तु के रूप में अपनाया। फिर हमने देखा कि जैसे 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 हम लोग समय के साथ आगे बढ़े, हमारा विषय जो बहुत ही छोटी शुरुआत के साथ शुरू हुआ था वो धीरे धीरे ब्रॉडन होता गया, उसका दायरा बढ़ता गया। इस तीर में भी देखो आप, यहाँ इसको सकड़ा दिखाया गया है और बाद में समय के साथ इसको ये दिखाया गया है कि चौड़ा होता जा रहा है। ठीक उसी तरह से भूगोल की विषय वस्तु, भूगोल की अध्ययन की पद्धतियाँ जो है वो भी समय के साथ परिपक्व होती गई, मजबूत होती गई और ज़्यादा यूँ कहें कि उसके अंदर और ज़्यादा परिपक्वता आती गई। ठीक है, हमने देखा कि बाद में 20वीं शताब्दी के मध्य से लेकर और उसके बाद कई नवीन प्रवृत्तियां भूगोल के अंदर देखने को मिली, जिन्होंने भूगोल के अध्ययन को एक नई दिशा दी। और उसके अंदर दो सबसे महत्वपूर्ण है, एक है क्षेत्रीय विभेदन या एरियल डिफरेंशिएशन और दूसरा है रीजनल सिंथेसिस। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्षेत्रीय विभेदन और क्षेत्रीय संश्लेषण ये हमारी महत्वपूर्ण परंपराएं बन गई भूगोल के अध्ययन की। और हमारे भूगोल की विषय वस्तु को पढ़ने और समझने में ये धीरे धीरे केंद्र में आती गई। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार भूगोल, जो कि बहुत ही एक सरल शुरुआत लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसमें धीरे धीरे वस्तु जो उसकी सामग्री है उसको लेकर भी मैच्योरिटी आती है और उसके साथ साथ जो उसकी अध्ययन पद्धति है उसको लेकर भी मैच्योरिटी आती है। अब हम बात करते हैं कि यदि हमें ये कहा जाए कि इस विषय को एक लाइन में परिभाषित कीजिए, भूगोल क्या है, तो हम ये देखते हैं कि भूगोल के विद्यार्थी के लिए स्थान, जिसको स्पेस कहेंगे हम, वो केंद्र में है। ठीक है, स्थान क्या है? वो केंद्र में है। इसका मतलब
हमारा जो पूरा ध्येय है वो स्थान की जांच पड़ताल करना है। अब हम ये कह सकते हैं कि हम पृथ्वी की सतह का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी की सतह के भिन्न भिन्न भागों का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अध्ययन है वो स्थान दर स्थान है। जिस प्रकार से इतिहास का अध्ययन समय दर समय होता है, कालक्रमानुसार होता है, क्रोनोलॉजिकल होता है, इसीलिए यदि इतिहास को एक लाइन में यदि परिभाषित करना पड़े तो हम ये कहेंगे कि हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल स्टडी, है ना। इतिहास जो है वो कालक्रमानुसार अध्ययन है। इसी प्रकार जब मैंने कहा कि हम भूगोल में स्थान दर स्थान अध्ययन करते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भूगोल जो है वो एक कोरोलॉजिकल साइंस है, एक वितरण विज्ञान है ना। तो भूगोल विषय जो है जिसका मूल ध्येय स्थान के अध्ययन से है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भूगोल एक वितरण विज्ञान है, कोरोलॉजिकल साइंस है। जैसे हिस्ट्री में समय के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, वैसे ही भूगोल में स्थान के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। अब हम यदि भूगोल को परिभाषित करने की बात करें, ठीक है, और हम उसका यदि बहुत ही सरलतम रूप लें जिससे हमें पूरी भूगोल की परिभाषा समझ में भी आ जाए, हम उसके तमाम पहलुओं को भी छू सकें, ठीक है, और उसमें जटिलता भी ना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि यह ज्ञान की वह शाखा है जो भौगोलिक विशेषताओं या भौगोलिक तत्वों, ठीक है, तो पहली चीज भौगोलिक विशेषताओं, भौगोलिक तत्वों, फिर दूसरी चीज भौगोलिक परिघटनाओं, और तीसरी चीज मानव पर्यावरण संबंधों के स्थानिक वितरण का विज्ञान है, अध्ययन है। ठीक है, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने यहां पर एक शब्द यूज किया है और वो शब्द है ज्योग्राफिकल या भौगोलिक। हमने ये शब्द यूज किया है भौगोलिक। जब हम भौगोलिक शब्द बोलते हैं तो ये जो शब्द है ये अपने आप में भौतिक और सांस्कृतिक दोनों को समाहित किए हुए हैं। तो जब हम ज्योग्राफिकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स वी आर इंक्लूडिंग बोथ फिजिकल एंड कल्चरल एट्रीब्यूट्स इन इट, है ना। हम इसके अंदर जब ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे तो इसमें फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी आ जाएंगे, इसमें पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, वो सब भी आएंगे। तो इसमें कल्चरल एट्रीब्यूट्स भी आएंगे, इसके अंदर खेत खलियान भी आएंगे, इसके अंदर शहर भी आएंगे, कस्बे भी आएंगे, ठीक है, जो मानवकृत हैं, है ना, जो सांस्कृतिक विशेषताएं कहलाती हैं, जो सांस्कृतिक तत्वों में से एक है। फिर हम जब बात करें भौगोलिक परिघटनाओं की, तो इसमें भौतिक परिघटनाएं भी शामिल होगी और इसमें सांस्कृतिक परिघटनाएं भी शामिल होगी, है ना। तो हम यदि बात करें फिजिकल फेनोमेना की, वो क्या है? ज्वालामुखी का उद्गार, ज्वार भाटा की प्रक्रिया, या यूं कहें कि पर्वतों का निर्माण का काल, है ना, ये तमाम, या नदी के कार्य, है ना, ये सब के सब किसको इंगित करते हैं? ये इंगित करते हैं भौतिक परिघटनाओं को, है ना, फिजिकल फेनोमेना को। इसी तरह किसी नगर का विस्तारित होना, या यूं कहें प्रवास, है ना, या नगरीयकरण, ठीक है, ये सब की सब जो प्रक्रियाएं हैं, ये किसका भाग है? ये है कल्चरल फेनोमेना, है ना, सांस्कृतिक परिघटनाओं का भाग है। और उसके साथ साथ अलग अलग स्थानों पर मनुष्य अपने वातावरण के साथ, पर्यावरण के साथ अलग अलग कोटि के साथ समायोजन दिखाता है, ठीक है, तो उसमें हमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो हमारा ध्येय है मानव पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना, स्थान दर स्थान, ठीक है। तो इसीलिए यहां ये शब्दावली आई है स्थानिक वितरण, स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आप इस परिभाषा को एक साथ देखिए, है ना। भूगोल ज्ञान की वह शाखा है जो
विभिन्न प्रकार के भौगोलिक तत्वों, भौगोलिक विशेषताओं, भौगोलिक परिघटनाओं और मानव और उसके पर्यावरण के स्थानिक वितरण के अध्ययन से संबंधित है। अब इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम ये कह सकते हैं कि भूगोल जो है वो स्थानिक विज्ञान है, वो स्पाशियल साइंस है। ठीक है। और क्यों? क्योंकि स्थान या स्पेस वो हमारे अध्ययन के केंद्र में है, वो हमारी जांच पड़ताल के केंद्र में है, वो हमारे विश्लेषण के केंद्र में है, वो हमारे एग्जामिनेशन के केंद्र में है। ठीक है। तो स्थान का अध्ययन, स्थान की विशेषताओं का अध्ययन, स्थानों में पाई जाने वाली भिन्नताओं का अध्ययन, स्थानों में पाई जाने वाली समानताओं का अध्ययन, इन तमाम प्रकार के जब आप आयामों को देखते हो, डायमेंशंस पर आप जब गौर करते हो, तो आप देखते हो कि स्थान आपके अध्ययन के सदैव केंद्र में देखने को मिलता है। और यही चीज भूगोल को बाकी तमाम प्रकार की जो ज्ञान की शाखाएं हैं उससे पृथक करती है, एक अलग पहचान देती है। और हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो विषय है वो स्थान के अध्ययन के लिए समर्पित विषय है, और हमारा जो उपागम है वो स्थानिक विज्ञान से संबंधित उपागम है। हम स्थानिक विश्लेषण, स्थानिक संश्लेषण आदि पर हम फोकस करते हैं। अब देखिए आगे यदि हम बात करें, हम ये कह सकते हैं कि भूगोल के अंदर जो हमारा समर्पण है वो किसके लिए है? वो है स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब जब हम स्थान की जानकारी प्राप्त करेंगे तो हम एक स्थान की दूसरे स्थान से तुलना भी करेंगे। हम किसी स्थान को विशिष्टताएं देने वाले तमाम प्रकार के तत्वों का अध्ययन भी करेंगे, वो भौगोलिक हो चाहे वो दूसरे तत्व हो, और भौगोलिक हो जिसके अंदर चाहे वो भौतिक हो और सांस्कृतिक हो, है ना। तो भूगोल जो है वो स्थान के बारे में जांच पड़ताल को समर्पित विषय है, अर्थात हमारे केंद्र में स्थान है ना। भूगोल का अध्ययन स्थान के इर्द गिर्द घूमता है। अब जो स्थान को केंद्र में रखते हुए किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करे, जांच करे, ठीक है, किसी भी प्रकार का अवलोकन या एग्जामिनेशन करे, किसी भी प्रकार का एनालिसिस या सिंथेसिस करे, विश्लेषण या संश्लेषण करे, किसी भी प्रकार का परीक्षण करे, इंटेरोगेशन करे, है ना, किसी भी प्रकार का अंतर्वेशन करे, इंटरपेलेशन करे, किसी भी प्रकार का विस्तृत विवेचन करे, डिस्ट्रीब्यूशन करे, इन सब का सरोकार जो है वो हमारे विषय से है। या हम यूं कहें कि भूगोल के अंदर हम स्थान को केंद्र में रखते हुए ही हम अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, हम हमारी जांच को आगे बढ़ाते हैं, हम हमारे परीक्षण को आगे बढ़ाते हैं, हम हमारे विश्लेषण और संश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं, हम हमारी विस्तृत विवेचना को आगे बढ़ाते हैं। तो हम सदैव भूगोल में स्थान को केंद्र मानकर ही हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। और यही कारण है कि हमारा विषय जो है वो वितरण विज्ञान के रूप में जाना जाता है, वो कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में जाना जाता है, वो स्पाशियल साइंस का भाग है। भूगोल का उद्देश्य क्या है? भूगोल का उद्देश्य है स्थान का पूरे डिटेल के साथ इन्वेस्टिगेशन, है ना, स्थान का आविष्करण। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम लोग स्पेस की इन्वेंटरीज ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये हमारा काम है। हम भूगोलविदों को हमेशा स्थान को केंद्र में रखकर, स्थान को सदैव हमारे अध्ययन के केंद्र में रखकर हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही एलिमेंट्री जानकारी थी कि भाई हमारा जो विषय है उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विषय वस्तु में
हम किस तरह की चीज़ों को ले सकते हैं, लिया जाना चाहिए या लेते हैं, इसकी बहुत ही एलिमेंट्री जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त की है। यदि हम भूगोल विषय क्या है इस पर यदि हम कोई लेक्चर रखना चाहें तो वो 1, 2 या 4 लेक्चर में पूरा नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा एरिया है। चलिए अब हम बात करते हैं चिंतन फलक या पैराडाइम। दिखने में ये शब्दावली एक जार्गन की तरह दिखती है ना, और ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ही जटिल क्षेत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सरल है। देखो, चिंतन फलक को आप एकदम साधारण शब्दों में यदि जानना चाहें तो ये है कि आप अपनी विषय वस्तु को किस प्रकार से देखते हैं, आप अपनी विषय वस्तु को किस प्रकार से समझते हैं। ठीक है, वो जो तरीका है वही आपके विषय का चिंतन फलक है, और उस तरीके में समय के साथ बदलाव आ सकता है। आपकी विषय वस्तु भी समय के साथ और ज्यादा परिपक्व हो सकती है, और ज्यादा विस्तारित हो सकती है, और आपकी अध्ययन पद्धतियां भी समय के साथ में बदल सकती हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जब हम पैराडाइम की बात करेंगे, बहुत ही सरल शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, व्हाट इज पैराडाइम? वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स एंड हैपनिंग्स। हम हमारे चारों तरफ जो भी हमारे वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं जो हो रही हैं, हम उनको किस नजरिए से देखते हैं, है ना, ये पैराडाइम कहलाता है, ये चिंतन फलक कहलाता है। ठीक है, किसी एक समय में किसी परिघटना को देखने का नजरिया कुछ और हो सकता है जब हम किसी एक निश्चित चिंतन फलक के दौर में हैं, और हो सकता है कि कुछ दशकों बाद उसी परिघटना को हम एक नए तरीके से उसको हम एनालाइज करें, उसको हम समझें। क्यों? क्योंकि समय के साथ में चिंतन फलकों में बदलाव देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप विषय वस्तु और घटनाओं को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे समझाते हैं, यही चिंतन फलक है ना। बहुत सरल है। अब धीरे धीरे हम इसके जो क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है, हम उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एकदम सरल शब्दों में बात करें तो हम किसी भी विषय वस्तु या परिघटना को किस नजरिए से देखते हैं, किस ग्लास के साथ देखते हैं, है ना, वही चिंतन फलक है। और मान लीजिए कि किसी एक समय में, जैसे मान लीजिए आज हमें भारत में कोई एक ऐसी घटना देखने को मिलती है जिसका अलग अलग विषयों से इंटरप्रिटेशन आता है, तो हम ये देखते हैं कि भूगोलविद उसको अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करेगा, उसका वर्णन करेगा, हिस्टोरियन अपने तरीके से करेगा, सोशियोलॉजिस्ट अपने तरीके से करेगा, और कोर साइंस का आदमी जो है वो उसको अपने तरीके से करेगा। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने डिसिप्लिन्स हैं, और सब डिसिप्लिन्स में चीजों को देखने का, घटनाओं को देखने का अपना अपना नजरिया जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये जो पैराडाइम या चिंतन फलक शब्द है, ये बेसिकली ये शब्दावली जो है ये रिलेटिव टर्म है ना। अब रिलेटिव टर्म से हमारा क्या तात्पर्य है उसको समझने की कोशिश करिएगा। हम क्यों कह रहे हैं कि ये सापेक्ष शब्द है? सापेक्ष का मतलब ये हुआ कि इसमें ऐसा नहीं है कि समय के साथ और स्थान के साथ बदलाव नहीं देखे जाते हैं, है ना। इसमें समय और स्थान दोनों के साथ हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। और चिंतन फलक की खास बात है, आप
आप भूगोल के अंदर चिंतन फलकों का इतिहास उठा के देखिए। हमारे यहां पर हम शुरुआत करते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद से और आज हम बात करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की, हम बात करते हैं उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निटी की, पोस्ट मॉडर्निज्म की, है ना। और उसके इस बीच हम कितने प्रकार के चिंतन फलकों से होकर गुजरे हैं। इसका मतलब समय के साथ चिंतन फलकों में बदलाव देखने को मिलता है। अब दूसरे पक्ष को देखते हैं और वो है स्थान। आज आप देखिए कि अमेरिकन सोसाइटी है, हाई मास कंजम्पशन वाली सोसाइटी है, और दूसरी तरफ आप अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के कोई दूरस्थ द्वीपों के ऊपर रहने वाली जनजाति की बात करिए। अब आप इन दोनों के डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन के लेवल में अंतर को देखिए, है ना, कि सभ्यता विकास के स्तर में ये अंडमान निकोबार के किसी आंतरिक द्वीप में रहने वाली जनजाति और एक अमेरिकन सोसाइटी जो है उसके लोगों में कितना अंतर है ना। तो उसके साथ साथ चीजों को देखने का जो उनका नजरिया है उसमें भी अंतर मिलेगा आपको। जो अंडमान निकोबार में रहने वाली, अंडमान निकोबार के किसी द्वीप में इंटीरियर भाग में रहने वाली जनजाति है, उसकी आज भी प्रकृति पर निर्भरता उस अमेरिकन सोसाइटी की तुलना में कहीं बहुत ज्यादा है। ठीक है, उनके परिप्रेक्ष्य में हमें प्रकृति की सत्ता के अंश स्पष्ट दिखाई देते हैं। हो सकता है कि वो कम्युनिटी अभी भी कहीं ना कहीं सोच के दायरे में पर्यावरणीय निश्चयवाद के दौर में हो, लेकिन यदि दूसरी तरफ हम अमेरिकन सोसाइटी को देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि वो उसके बाद के कई चिंतन फलकों को पार कर चुके हैं। इसका मतलब चिंतन फलक जो शब्दावली है उसमें समय और स्थान के साथ बदलाव देखने को मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सापेक्ष शब्द है ना, ये निरपेक्ष शब्द नहीं है। अब मैं ये सोचता हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगा होगा कि चिंतन फलक से हमारा क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लगने लगा होगा। धीरे धीरे अभी हम बात करेंगे कि जब हम पैराडाइम की बात करते हैं तो उसके अंदर हम बात करते हैं ऑन्टोलॉजी की, अर्थात हम बात करते हैं वस्तु मीमांसा की, हम बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की, अर्थात हम बात करते हैं ज्ञान मीमांसा की, हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी की, अर्थात हम बात करते हैं अध्ययन पद्धतियों की। ठीक है, धीरे धीरे हम उसके ऊपर आएंगे। सबसे पहले हम इसको बिल्कुल सरल रूप में देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम इसकी जो गूढ़ बातें हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, कोई चिंतन फलक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, एक चिंतन फलक विद्वानों के समूह द्वारा नियमित रूप से स्वीकृत कार्यशील मान्यताओं, प्रक्रियाओं और निष्कर्षों का समेकित रूप है जो मिलकर वैज्ञानिक गतिविधि के एक स्थिर प्रारूप को तय करता है ना। अब देखो, इसको आप टुकड़ों में तोड़ तोड़ के देखिए, है ना, तो आपको ये सारी बातें समझ में आने लगेगी। पहली बात कि चिंतन फलक विद्वानों के समूह द्वारा नियमित रूप से स्वीकृत, इसको पकड़िए पहले आप। देखिए, कोई भी चिंतन फलक का दबदबा कब तक रहेगा? जब बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो उस चिंतन फलक को अपनाएंगे तभी रहेगा। ठीक है, अब बहुत बड़ी संख्या में जब लोग किसी एक चिंतन धारा को अपना लेते हैं, ठीक है, उसके दर्शन और उसके विधि तंत्र को अपना लेते हैं, तो जब सैलाब किसी एक धारा के साथ हो जाता है तो दूसरी धाराएं कमजोर पड़ने लगती हैं। ठीक है, इसका मतलब किसी भी चिंतन फलक के स्थापित होने के लिए यह जरूरी है कि जो भी समुदाय ज्ञान को साझा करता है उसका एक बहुत बड़ा भाग वो उसको स्वीकार करे, अदरवाइज कोई चिंतन फलक स्थापित नहीं हो सकता। चिंतन फलक के स्थापित होने के लिए जरूरी है कि विद्वानों का एक बड़ा धड़ा उसको समर्थन दे, उसके पक्ष में हो, उस पद्धति को अपनाने के लिए राजी हो,
तब हम कहेंगे कि एक चिंतन फलक की स्थापना हो सकती है। तो चिंतन फलक किसे कहेंगे हम? विद्वानों के समूह द्वारा नियमित रूप से स्वीकृत, बस इतना सा पकड़िए एक बार, है ना, कि विद्वानों के एक बड़े समूह ने क्या किया है, उसको नियमित रूप से स्वीकार कर लिया है, उसको अपना लिया है। ठीक है, स्वीकृत कार्यशील मान्यताओं, प्रक्रियाओं और निष्कर्षों, है ना। अब हम क्या करते हैं कि जब कोई भी अध्ययन आगे बढ़ता है, जब हम किसी भी विषय की विषय वस्तु को पढ़ते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ अजम्पशंस लेके चलते हैं, कुछ मान्यताएं लेके चलते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हम कुछ निश्चित प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हैं, कुछ निश्चित प्रोसीजर्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। क्लियर? अब इन सबको समेकित रूप है, अर्थात जब हम किसी भी चिंतन फलक की बात करेंगे तो उसके अंदर अजम्पशंस भी आएंगे, प्रोसीजर्स भी आएंगे, फाइंडिंग्स भी आएगी, है ना। और ये जो विद्वानों का समूह है वो रूटीनली एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, अर्थात विद्वानों का एक बड़ा समूह उसको मान्यता दे देता है कि हाँ भाई ठीक है, ये दर्शन और विधितंत्र का तरीका जो है ये बाकी सारे के सारे तरीके जो हैं उनसे बेहतर है। तो विद्वानों का हुजूम उसी धारा के साथ बहने लगता है। ठीक है, जो मिलकर वैज्ञानिक गतिविधि के एक स्थिर प्रारूप को तय करते हैं। क्योंकि कोई चिंतन फलक है तो उसका एक स्टेबल पैटर्न है ना, वो स्टेबल पैटर्न, वो निश्चित प्रारूप जिसको वो सारे के सारे विद्वान फॉलो कर रहे हैं, जो उस चिंतन फलक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, है ना, वो सब के सब उसको साझा कर रहे हैं। तो बताइए, एक स्थिर प्रारूप का होना आवश्यक है या नहीं है ना, एक स्टेबल पैटर्न जो है उसका होना जरूरी है या नहीं है। ठीक है, यह उस समुदाय को इंगित करता है जो इसमें साझा करता है ना। और जब कभी भी ऐसा होता है कि किसी चिंतन फलक के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो जाती है और उस पर्टिकुलर पैराडाइम के दायरे में हम उन चैलेंजेस को एड्रेस नहीं कर पाते, उनका जवाब नहीं दे पाते, और एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म खड़ी हो जाती है ना, एक ऑल्टरनेट पैराडाइम जो है वो धीरे धीरे इमर्ज होने लगता है और वो उन सब के हल प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। तो जो एग्जिस्टिंग पैराडाइम है, जो चला आ रहा है, वो पैराडाइम क्या होता है, धीरे धीरे हाशिए पे चला जाता है और नया पैराडाइम जो है वो विषय में अपना दबदबा बना लेता है। इसी को हम पैराडाइम शिफ्ट या चिंतन फलक का बदलाव कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपका ध्यान केंद्रित करूंगा यहां पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है चिंतन फलक को समझने के लिए। देखिए, आप चिंतन की किसी भी धारा को अपनाएंगे, क्लियर, तो चिंतन फलक जो है उसके 3 आयाम मान लीजिए आप, एक वस्तु मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और पद्धति। ठीक है, हम इनको 2 में करके भी देख सकते हैं, एक तरफ दर्शन और एक तरफ विधि, है ना। तो हम क्या करते हैं, विषय की विषय वस्तु को समझने के लिए हम किसी एक चिंतन फलक के दायरे में हम एक दर्शन और एक विधि तंत्र को अपनाते हैं, और वो दर्शन और वो विधि तंत्र जो होता है, हमें उसके अंदर एक स्टेबल पैटर्न देखने को मिलता है ना। और उसी स्टेबल पैटर्न को वो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, अपनाते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, उसमें हम कई प्रकार की मान्यताएं लेकर चलते हैं, कई प्रकार के रूटीनली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स जो हैं उनको हम फॉलो करते हैं, अर्थात मान्यताएं लेकर चलते हैं, हम कई प्रकार की निश्चित प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, कई प्रकार के निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये है पैराडाइम, है ना। कोई भी पैराडाइम जो है वो तब तक विषय में अपना स्थान नहीं बना सकता जब तक वो विद्वानों के एक बड़े समूह को आकर्षित ना कर ले।
जब तक विद्वानों का एक बड़ा समूह है उस चिंतन फलक को, उस चिंतन फलक की मान्यताओं को, उस चिंतन फलक की प्रक्रियाओं को, उस चिंतन फलक की फाइंडिंग्स को स्वीकार ना कर ले, तब तक कोई चिंतन फलक जो है वो स्थापित नहीं हो सकता। ठीक है। अब समय के साथ जैसे जैसे मानवीय क्षमताएं बढ़ रही है ना, तो उसके साथ कई हमारी पुरानी मान्यताएं जो है वो टूटती भी हैं। और जब पुरानी मान्यताएं टूटती है तो उन पुरानी मान्यताओं पर टिके हुए चिंतन फलक जो हैं उनको भी चुनौती मिलती है। और जब वो जवाब देने में सफल नहीं होते, है ना, जब वो उन चुनौतियों को एड्रेस करने में विफल हो जाते हैं और ऑल्टरनेट पैराडाइम जो है वो उन सब के एक्सप्लेनेशन देने में सक्षम होता है, तो धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, फिर उस ऑल्टरनेट पैराडाइम की तरफ मुड़ जाते हैं, उसको अपनाने लगते हैं। और जब हुजूम उसके साथ चला जाता है, बड़ा समूह उसके साथ चला जाता है, तो वो नया पैराडाइम जो है वो अब स्थान ले लेता है, वो अपनी जगह ले लेता है। अब देखो, पैराडाइम शब्दावली जो है वो कुन के काम से आती है, 1960 के दशक से हम मान सकते हैं इसको, है ना। तो हम ये देखते हैं कि कुन पैराडाइम की जब बात करता है तो वो क्या तर्क देता है। ठीक है, इसको हम धीरे धीरे देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। कुन क्या कहता है? सामान्य विज्ञान सैद्धांतिक प्रणालियों और अनुभवजन्य सामग्रियों के संचयी अवसाधन के माध्यम से निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है। एक बार हम इतना ही रोकते हैं, ठीक है, हम इसको इतना ही रोकते हैं और इतना समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, सरल बहुत है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर हमें कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। कुन क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो सामान्य विज्ञान है ना, कोई भी सामान्य विज्ञान सैद्धांतिक प्रणालियों और अनुभवजन्य सामग्रियों के संचयी अवसाधन के माध्यम से निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है। अब हम जब बात करें सैद्धांतिक प्रणालियों, मतलब किस प्रकार का उसका थ्योरेटिकल बेस है ना, और अनुभवजन्य सामग्रियों मतलब किस प्रकार के इंपीरिकल यूं कहें कि हमारे पास में टूल्स हैं, है ना, ठीक है, हमारे एम्पिरिसिज्म का तरीका क्या है ना। अनुभवजन्य सामग्रियों के संचय अवसाधन, है ना, अर्थात उनका क्यूमुलेटिव सेडिमेंटेशन हो रहा है, ठीक है, के माध्यम से निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है, तब हम कहते हैं कि वो एक चिंतन फलक के रूप में स्थापित है। इसका मतलब विद्वानों का एक बहुत बड़ा समूह है जिसने क्या कर रखा है, जिसने निश्चित सिद्धांतिक प्रणालियों को और अनुभवजन्य सामग्रियों को अपना रखा है। इसका मतलब एक चिंतन फलक जो है वो स्थापित है, ठीक है। बहुत बड़ा विद्वानों का समूह है, निश्चित सैद्धांतिक प्रणाली को अपना रहा है और अनुभवजन्य सामग्रियों को अपना रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं यह संचयी अवसाधन है, अर्थात बहुत बड़ी मात्रा में जो है लोगों ने इसको अपनाया है। और यह पैराडाइम रहेगा कब तक? जब तक इसको चुनौती नहीं मिलती, तब तक ये पैराडाइम रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जब तक कि यह विसंगतियों के एक समूह, क्लस्टर ऑफ एनोमलीज द्वारा बाधित नहीं होने लगता, जब इसको बार बार चुनौतियां मिलती है, ठीक है, लंबे समय तक मान लीजिए कि किसी एक पैराडाइम का दबदबा रहा, है ना, किन्हीं विशिष्ट प्रकार की सैद्धांतिक प्रणालियों और अनुभवजन्य सामग्रियों का लगातार क्या होता गया, सेडिमेंटेशन होता गया, लगातार लोग जो हैं उसको स्वीकार करते गए, उसमें बहते गए, आगे बढ़ते गए। फिर एक दौर आया जब विसंगतियों का एक समूह जो है ना, वो क्या करता है, उसको बाधित करता है, ठीक है, जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता, मतलब कि एग्जिस्टिंग पैराडाइम के पास में उसका कोई जवाब नहीं है, उन चुनौतियों के उसके पास में कोई ठोस उत्तर नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यदि ऐसा होगा तो धीरे 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 आप जो है वो उससे दूर भागोगे, ठीक है, भागना स्वाभाविक है ना। जैसे मान लीजिए आप ऐसा देखिए कि पुराने जमाने में हम जब नया नया मोबाइल आया था तो एक मोबाइल यूज करते थे,
है ना। उसमें बड़ी लिमिटेड सुविधाएं थी, एक छोटा सा स्क्रीन हुआ करता था, है ना, बहुत लिमिटेड टेक्स्ट भेज सकते थे। क्लियर। अब मुझे बताइए कि धीरे 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 जब बदलाव आया तो लोगों ने, जब और सुविधाएं मिलने लगी तो लोगों ने उसको छोड़ दिया और नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गए, ठीक है, और उसको पूरी तरह से छोड़ दिया। और बाद में मान लो और नए डेवलपमेंट आए तो उसको छोड़ दिया और नई टेक्नोलॉजी के साथ चले गए। जिस टेक्नोलॉजी के साथ लोग जा रहे हैं मार्केट में उसी की डिमांड है, मार्केट में उसी की डिमांड है तो प्रोडक्शन भी उसी का होगा, है ना, अर्थात पूरे मार्केट पे दबदबा उसी का होगा। ठीक उसी प्रकार समझिए आप कि विद्वानों का एक समूह जो एक निश्चित पैराडाइम के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और वो निश्चित पैराडाइम जिसके साथ बहुत ज्यादा विद्वान आपस में एकत्र हैं वहां पर, है ना, उनका सेडिमेंटेशन है, तो वो एक स्थापित पैराडाइम है। लेकिन जब उसके सामने चुनौतियां खड़ी होती है ना, क्लस्टर ऑफ जो एनोमलीज है ना, वो क्या करती है, वो उस एग्जिस्टिंग पैराडाइम को बाधित करती हैं और वो जो चिंतन फलक चला आ रहा है वो उन्हें दूर नहीं कर सकता। या हम यूं कह सकते हैं कि जो मौजूदा ढांचा है, अर्थात जो मौजूदा चिंतन फलक है ना, उसमें शामिल उनको, उन विसंगतियों को नहीं किया जा सकता। यह दबाव को अस्थायी रूप से, यह दबाव जो है वो अस्थायी रूप से बढ़ता जाता है। मतलब ये जो चुनौतियां सामने आई है, जो एग्जिस्टिंग पैराडाइम जिनका उत्तर नहीं दे पा रहा, एग्जिस्टिंग पैराडाइम या जो वर्तमान चिंतन फलक है वो निरुत्तर है उनके सामने, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो दबाव है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये विसंगतियां बढ़ती जाएंगी, ये चुनौतियां बढ़ती जाएगी, दबाव बढ़ता जाएगा, ठीक है। और कुन ने चिंतन फलक के समक्ष इन चुनौतियों को क्या कहा, असाधारण शोध, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्च। क्यों कहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्च? क्योंकि ये जो रिसर्च हो रही है वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का एक परिणाम है। ये वो लोग हैं जो धारा से अलग हटकर सोच रहे हैं, ठीक है। यही कारण है कि जो वर्तमान में चला आ रहा चिंतन फलक जो है, एग्जिस्टिंग पैराडाइम है, वो इनका जवाब नहीं दे पा रहा, ठीक है। और जब ये रिसर्चेस बहुत बड़ी संख्या में हो जाती हैं, है ना, ठीक है, जब ये चुनौतियां, जिनको कुन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च कहता है ना, जब ये चुनौतियां बहुत बढ़ जाती हैं तो कुन मानता है कि जब यह सफल हो जाता है ना, अर्थात ये चुनौतियां जो है वो एग्जिस्टिंग पैराडाइम जो है, जो वर्तमान चिंतन फलक है, जब वो उसको धराशायी कर देती हैं, निरुत्तर कर देती हैं, तो क्या होता है, इस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च के कारण एक क्रांति आती है ना। और वो क्रांति क्या करती है, वो जो चिंतन फलक पहले से स्थापित है उसको पूरी तरह से धकेल कर और उसका स्थान ले लेती है, अर्थात नए चिंतन फलक का उद्भव होता है। क्या होता है, जिसमें एक प्रतिमान बदलता है, अर्थात एक पैराडाइम जो है वो दूसरे पैराडाइम से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि पुराना पैराडाइम जो है वो सदा के लिए खत्म हो गया, ये कभी नहीं है उसका मतलब, ठीक है। और इससे क्या होता है कि एक नए अनुशासन का उद्घाटन होता है, एक नया जो चिंतन फलक है ना, वो स्थापित होता है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं चिंतन फलक की, है ना, तो हम देखते हैं कि अनुसंधान, प्रतिमान या चिंतन फलक के 3 तत्व हैं, है ना। कोई भी जो रिसर्च पैराडाइम है, अनुसंधान चिंतन फलक या अनुसंधान प्रतिमान है, उसके 3 आयाम हैं, 3 फलक हैं उसके, ठीक है।
और वो फलक क्या है? वो फलक है ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथोडोलॉजी, है ना। ये तीन है, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथोडोलॉजी। और आप ये देख रहे हो ना कि इस एक चिंतन फलक के लिए की पूर्णता के लिए ये तीनों आवश्यक है, ये अभिन्न अंग है उसके। आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो कि क्यों इस डायग्राम को चुना गया है ना। अब इसमें सरलतम भाषा में बात करें तो ये वस्तु मीमांसा या ज्ञान मीमांसा या विधि तंत्र ये क्या है ना। एकदम सरल भाषा में यदि बात करें तो हम क्या करते हैं, जब किसी भी चीज के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो हमारा ऑन्टोलॉजिकल स्टांस है, वो हमारी वस्तु मीमांसा है ना, कि हाँ भाई ये चीज ये एग्जिस्ट करती है ना। इसका संबंध एग्जिस्टेंस से है, अस्तित्व से है। जब बात आती है एपिस्टेमोलॉजी की तो फिर बात ये आती है कि कोई भी विषय जो है वो अपनी विषय वस्तु को क्या करता है, विषय के दायरे में समझाने की कोशिश करता है। अब यदि किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस है तो उसकी व्याख्या जो होगी, है ना, किसी विषय के दायरे में, वो होगी ज्ञान मीमांसा। क्लियर। और तीसरा है अनुसंधान की पद्धति, है ना, जिसको हम कहेंगे विधि तंत्र या मेथोडोलॉजी। ठीक है, हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे ताकि हम चिंतन फलक क्या होता है इसके थोड़े से गूढ़ रूप को भी समझ पाएं, हम थोड़ी सी इसकी बारीकियों को भी समझ पाएं। अब देखिए, ये जो तीन आयाम है ना, किसी भी चिंतन फलक के, किसी भी रिसर्च पैराडाइम के, हम इन तीनों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या अभिप्राय है। और सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन्टोलॉजी की, हम बात करेंगे वस्तु मीमांसा की। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी कहा था ना कि इसका संबंध अस्तित्व से है, एग्जिस्टेंस से है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी इसके ऊपर। ठीक है, वस्तु मीमांसा को वास्तविकता की अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इट इज अ कंसेप्शन ऑफ रियलिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वस्तु मीमांसा से आप क्या कर रहे हो, अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हो, आप अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हो। तो इसीलिए इसका संबंध किससे है, कंसेप्शन ऑफ रियलिटी। वस्तु मीमांसा को वास्तविकता की अवधारणा के रूप में परिभाषित किया गया है और व्यापक अर्थों में यह अस्तित्व के प्रश्न से संबंधित है। ठीक है ना, इट इज रिलेटेड विद द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना, ये अस्तित्व के प्रश्न से संबंधित है। एक शोधकर्ता की वस्तु मीमांसा की दृष्टियां जो है, ठीक है, वो हम देख सकते हैं कि वो वस्तुनिष्ठ भी हो सकती है और रचनात्मक भी हो सकती है ना। ठीक है, वो भाई एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है ना, जैसे रियल वर्ल्ड है ना, जो भौतिक विश्व है, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। ठीक है, और हमारा जो परसेप्शन है उसके लिए वो हमारी कंस्ट्रक्टिव रियलिटी है। तो हम ये देखते हैं कि एक शोधकर्ता है, उसकी वस्तु मीमांसा की जो दृष्टियां हैं, उसकी जो ऑन्टोलॉजिकल पोजीशंस है, वो दो तरह की हो सकती है, एक वस्तुनिष्ठ और दूसरी रचनात्मक, है ना। अब रचनात्मक में कहीं ना कहीं थोड़ी सब्जेक्टिविटी तो होगी, स्वाभाविक है ना। हो सकती है एक वस्तुनिष्ठ वस्तु मीमांसा की दृष्टि सामाजिक परिघटनाओं को सामाजिक क्रियाओं के से स्वतंत्र मूल्यांकन करती है ना। हमने सुना है ना
कि जो कोर साइंस होती है ना, वो मूल्य स्वतंत्र शोध की तरफ आगे बढ़ती है। सुना है हमने ये वैल्यू फ्री ऑब्जेक्टिव रिसर्च, ठीक है। यहां उसका मायना जो है यहां भी वही है। यहां क्या कहा है कि वस्तुनिष्ठ वस्तु मीमांसा मतलब ऑब्जेक्टिव ऑन्टोलॉजी, है ना। वस्तुनिष्ठ वस्तु मीमांसा का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑन्टोलॉजी जो है उसकी दृष्टि जो है ना, उसमें जितने भी जो सोशल फेनोमेना है ना, जितने भी जो सामाजिक परिघटनाएं होती है, उनको सामाजिक क्रियाओं जो सोशल एक्शंस है उनसे स्वतंत्र मूल्यांकन करती है ना। तो जैसे हम वहां कहते हैं ना मूल्य स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ शोध, है ना, ठीक उसी प्रकार से हमें इसको यहां पर समझने की आवश्यकता है। अब देखो ब्रायन और बेल, है ना, इनका जो अध्ययन है ना, उसकी बात करते हैं हम। देखो एक होता है ऑब्जेक्टिविज्म। अभी हमने देखा ना कि हमें यहां पर दो पक्ष देखने को मिले थे, एक ऑब्जेक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव पिछली स्लाइड में, है ना। तो एक होता है वस्तुवाद, ठीक है। क्या कहेंगे वस्तुवाद को? वस्तु मीमांसा की स्थिति यह दावा करती है कि सामाजिक परिघटनाओं और उसके अर्थों का एक अस्तित्व है जो सामाजिक कर्ताओं से भिन्न है, ठीक है। तो यहां पे हमें थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हम जब विषय में वस्तुनिष्ठता लाने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब वस्तुपरकता को कम करना होगा, सब्जेक्टिविटी को कम करना होगा। और सब्जेक्टिविटी कम कब हो सकती है? जब हम ये देखें कि इसमें जो सोशल एक्टर्स हैं, ठीक है, हम उनकी भूमिका को नियंत्रित रखें, है ना। अदरवाइज तो सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, और यदि सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, यदि वस्तुपरकता आ जाएगी, तो वस्तुनिष्ठता के साथ कंप्रोमाइज होगा, है ना। दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। मैं फिर इसको यहां पे थोड़ा सा दोहराता हूं जिससे कि ये और अच्छे से आपके दिमाग में घर कर जाए कि वस्तु मीमांसा की स्थिति यह दावा करती है कि सामाजिक परिघटनाओं और उनके अर्थों का एक अस्तित्व है ना। उसके बिना तो भाई ऑन्टोलॉजी है, यदि वस्तु मीमांसा है तो अस्तित्व है, ठीक है। ऑन्टोलॉजी का आधार ही वही है ना, वस्तु मीमांसा का आधार ही वही है, ठीक है, जो सामाजिक कर्ताओं से स्वतंत्र है ना। क्योंकि यदि सामाजिक कर्ताओं से स्वतंत्र नहीं है तो फिर वो वैल्यू फ्री रिसर्च कहां हुई, और यदि वो वैल्यू फ्री नहीं है तो फिर वो ऑब्जेक्टिव कैसे हुई, है ना। यह सामान्य मात्रात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है। क्लियर? अब इसका दूसरा पक्ष देखते हैं जो गुणात्मक से संबंधित है ना, उसको भी देखते हैं। एक रचनात्मक वस्तु मीमांसा, अब वो तो था ऑब्जेक्टिव ऑन्टोलॉजी और ये है कंस्ट्रक्टिव ऑन्टोलॉजी, है ना। एक रचनात्मक वस्तु मीमांसा की स्थिति सामाजिक परिघटनाओं को गतिशील मानती है ना। वो क्या कहती है कि सामाजिक परिघटनाएं जो हैं वो डायनामिज्म दिखाती है, गतिशीलता दिखाती है, और सामाजिक संपर्क के माध्यम से महसूस की जाती है। जब आप सामाजिक संपर्क के माध्यम से महसूस की जाने की बात कर रहे हो, इसका मतलब यहां ऑब्जेक्टिविटी से कंप्रोमाइज तो होना ही होना है, ठीक है, जो आमतौर पर गुणात्मक दृष्टिकोण से जुड़ी है, ठीक है। तो ऑन्टोलॉजिकल स्टांस की जब बात आती है तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों डायमेंशन है, ठीक है। हम यदि ऑब्जेक्टिव ऑन्टोलॉजी की बात करें तो वो हमारी क्वांटिटेटिव अप्रोच है, और हम यदि कंस्ट्रक्टिव ऑन्टोलॉजी की बात करें तो वो हमारी
क्वालिटेटिव अप्रोच की तरफ हमें इंगित करता है। अब देखो, जब हम और आगे बढ़ें और हम बात करें ज्ञान मीमांसा की, ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसको समझिएगा, मैं आपको पिछले को जोड़कर इसको बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक परिघटना है, ठीक है, और हम उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, अर्थात हम जो है वो वस्तु मीमांसा के दायरे में उस परिघटना के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, और वो है सपोज नगरीकरण, है ना, अर्बनाइजेशन, ठीक है। अब हम जब अर्बनाइजेशन की बात करेंगे तो हमारी जो भूगोल में ट्रेनिंग है, जो हमारे एक विषय में ट्रेनिंग है, उसका प्रभाव हमारे वर्णन पे, हमारी समझ पे, हमारी व्याख्या पे होगा या नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा, ठीक है। हम जिस विषय से सरोकार रखते हैं, उस विषय के दायरे में उस विषय की विषय वस्तु से जुड़ी हुई बातों को ध्यान में रखकर हम किसी परिघटना को या हम किसी तत्व या चारित्रिक विशेषता को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका मतलब एक बार अस्तित्व स्वीकार कर लेने के बाद जो दूसरा आयाम है चिंतन फलक का, वो ये है कि किसी निश्चित ज्ञान की धारा के दायरे में उसको परिभाषित करना, ठीक है। वो है एपिस्टेमोलॉजी, वो है ज्ञान मीमांसा। इसका मतलब जब आप अस्तित्व की बात कर रहे हो, वो है वस्तु मीमांसा। अस्तित्व स्वीकार कर लेने के बाद जब आप अपने विषय के दायरे में अपनी विषय की समझ के हिसाब से उसको परिभाषित कर रहे हो, वर्णित कर रहे हो, उद्घाटित कर रहे हो, वो है आपकी ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी की जब हम बात करते हैं, ज्ञान मीमांसा की जब हम बात करते हैं, तो ज्ञान मीमांसा मानव ज्ञान विशेष रूप से किसी अनुशासन या विषय विशेष में स्वीकार्य ज्ञान के बारे में मान्यताओं से संबंधित है, ठीक है। तो एपिस्टेमोलॉजी जो है वो इस बात को पुरजोर तरीके से रखती है, ठीक है, कि मानव ज्ञान जो है ना, विशेष रूप से किसी अनुशासन या विषय विशेष में स्वीकार्य ज्ञान के बारे में मान्यताओं से संबंधित है। हमारा अपना जो ज्ञान है, जैसे मान लीजिए कि मैं लंबे समय से एक ज्योग्राफर हूं, ठीक है, तो उस नगरीकरण जिसका उदाहरण मैंने दिया, उसको मैं जिस नजरिए से देखूंगा, उसमें कहीं न कहीं मेरे विषय की विषय वस्तु की छाप जो है वो जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ट्रेंड हूं, है ना, और कुछ हद तक हमारे माइंड की कंडीशनिंग उस डायरेक्शन में होती है। अब एक सोशियोलॉजिस्ट जब उसी नगरीकरण को इंटरप्रेट करेगा, तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, वो थोड़ा सा भिन्नता लिए हुए होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी और डिसिप्लिन के अंदर ट्रेंड हुआ है। एक इकोनॉमिस्ट जब उसी अर्बनाइजेशन की व्याख्या करेगा, तो उसका जो ओरिएंटेशन है वो ज्योग्राफर और सोशियोलॉजिस्ट दोनों से डिफरेंट होगा। इसका मतलब आपने किसी भी परिघटना का अस्तित्व स्वीकार करने के बाद जब आपने उसको वर्णित किया, तो कहीं न कहीं आपके अनुशासन की छाप, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, जैसे ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है ना, इकोनॉमिक्स है, ठीक है,
उसकी छाप आपको जरूर देखने को मिलेगी। और ज्ञान मीमांसा यही कहती है, ज्ञान मीमांसा कहती है कि जो मानव ज्ञान है विशेष रूप से किसी अनुशासन या विषय विशेष में स्वीकार्य ज्ञान के बारे में मान्यताओं से संबंधित है। एपिस्टेमोलॉजी इज कंसर्न विथ assumptions about human knowledge, particularly the acceptable knowledge in a particular discipline। ठीक है, तो ज्ञान मीमांसा का सिंपल सा मतलब यह है, जैसे वस्तु मीमांसा से हम क्या करते हैं, अस्तित्व का बोध करते हैं। ठीक है, ज्ञान मीमांसा से हम क्या करते हैं, उस अस्तित्व का उस पर्टिकुलर ज्ञान के दायरे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, वर्णन देते हैं, है ना, उद्घाटित करते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, हम ये देखते हैं कि ये जो भी अजम्पशंस जो हर एक विषय में देखने को मिलते हैं, हर एक विषय की अपनी मान्यताएं होती है ना। ये मान्यताएं इस बात को आकार देती है कि हम अपने शोध प्रश्नों को कैसे समझते हैं। ठीक है भाई, हम देखते हैं कि एक ज्योग्राफर जब रिसर्च क्वेश्चंस ड्रॉ करेगा तो कहीं ना कहीं ये जो विषय से संबंधित मान्यताएं हैं उसकी छाप उसके ऊपर होगी या नहीं होगी? अवश्य होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो, है ना। शोध प्रश्न की जांच करने, आंकड़े एकत्र करने, आंकड़ों का विश्लेषण करने और व्याख्या करने के लिए हम किन विधाओं का उपयोग करेंगे, यह भी इससे तय होता है, यह भी इसी से तय होता है। और उसके साथ वस्तु मीमांसा की स्थिति का विनिर्देशन ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण के चयन के लिए एक पूर्वापेक्षा है। अर्थात आपका जो आपका एपिस्टेमोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट है, ठीक है, वो किस पर टिका हुआ है? वो टिका हुआ है ऑन्टोलॉजिकल स्टांस के ऊपर, है ना। क्या कहा है इसने कि वस्तु मीमांसा की स्थिति का विनिर्देशन, है ना, अर्थात द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑन्टोलॉजिकल स्टांस, है ना। ऑन्टोलॉजिकल स्टांस जब क्लियर हो जाता है, ठीक है, वस्तु मीमांसा जब स्पष्ट हो जाती है, ठीक है, वो क्या करती है, ज्ञान मीमांसा के चयन के लिए वो प्रीकर्सर का काम करती है, वो प्री रिक्विजिट है ना। जब तक आप किसी चीज का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करोगे तो मुझे बताइए कि किसी ज्ञान की धारा में आप उसके वर्णन की बात कैसे सोच सकते हैं। इसलिए हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जो ऑन्टोलॉजिकल स्टांस है वो तय करता है किसको, एपिस्टेमोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट को। क्योंकि आप अस्तित्व को स्वीकार करोगे तभी तो ये बात आएगी कि आपने जिसका अस्तित्व स्वीकार किया है विषय की धारा में उसका वर्णन और व्याख्या कैसे किया जाए। ठीक है, जो बदले में अपनाई जाने वाली शोध पद्धति को भी आकार देता है। अब देखो, हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी की, यहां हम बड़े कंफर्टेबल हैं, है ना। हो सकता है कि ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी हमारे लिए थोड़ा सा नया हो, ठीक है ना, वस्तु मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, लेकिन मेथोडोलॉजी हमारे लिए पुराना है। विधि तंत्र की बात हम लोग करते आए हैं, तो किसी भी अध्ययन के लिए एक स्पष्ट पद्धतिगत स्थिति आवश्यक है ना। आप कोई भी अध्ययन करो, एक मेथोडोलॉजिकल पोजीशन तो होनी जरूरी है ना, है ना। उसके बिना कैसे हो सकता है। आप जैसे मान लो आप किसी मास्टर्स के में आप किसी पेपर में डेजर्टेशन लिखते हो, ठीक है, या आप अपनी एमफिल की थीसिस लिखते हो या पीएचडी की थीसिस लिखते हो, तो मुझे बताओ क्या आपका कोई एक सर्टेन मेथोडोलॉजी नहीं होता, है ना। क्या आप सिनॉप्सिस के अंदर इस बात को इंगित नहीं करते कि इस पूरे अध्ययन को करने के लिए आपका विधि तंत्र क्या होगा? तो किसी भी अध्ययन के लिए एक स्पष्ट पद्धतिगत स्थिति, एक बिल्कुल क्लियर कट मेथोडोलॉजिकल पोजीशन जो है वो जरूरी है। अर्थात यह पहचानना कि शोध किस दृष्टिकोण को अपनाएगा, है ना, ये बहुत जरूरी है, आवश्यक है। हार्ट नाम के विद्वान हुए थे,
वो पद्धति को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि पद्धति जो है उसमें क्या क्या शामिल है। आंकड़ों के संग्रहण विश्लेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए विधियों और नियमों की ये एक प्रणाली है, ए सिस्टम ऑफ मेथड्स एंड रूल्स। ठीक है, ध्यान रखना मेथोडोलॉजी और मेथड फर्क है दोनों में। मेथोडोलॉजी जो है वो व्यापक है और मेथड उसका एक सबसेट है। आप देखो यहां नीचे कहीं लिखा मिलेगा, पद्धति या मेथोडोलॉजी शब्द को विधि शब्द के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर है ना, ये दोनों एक नहीं है। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो ज्यादा वाइडर कैनवास है ना, इन कंपैरिजन टू द रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड्स कैन बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पद्धति आंकड़ों के संग्रह और विश्लेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए विधियों और नियमों की एक प्रणाली है ना। इट इज अ सिस्टम ऑफ मेथड्स एंड रूल्स। ठीक है, ये पूरी प्रणाली है। मेथोडोलॉजी जो है वो पूरी प्रणाली है ना। एक मेथोडोलॉजी में अनेक मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, यह विषय के सिद्धांतों, विचारों, अवधारणाओं और परिभाषाओं से बना एक दृष्टिकोण चुनने के लिए शुरुआती बिंदु है ना, कि हम किस प्रकार के विधि तंत्र को अपनाएं। ठीक है, ये उसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट देता है। अब देखो, जो शोध की विधियां हैं, मेथड्स, ध्यान रखना है ना, हम मेथोडोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेथड्स की बात कर रहे हैं। शोध विधियां वे तकनीकें हैं जो पद्धति को लागू करती हैं। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का भाग है। ठीक है, शोध विधियां जो है वो शोध पद्धति का भाग है, विधि तंत्र का भाग है। एक शोध विधि केवल आंकड़ा संग्रहण के लिए एक तकनीक है जिसमें कई प्रकार से हम आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं, है ना। कई विशिष्ट उपकरणों को हम उसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो मेथड का दायरा सीमित है मेथोडोलॉजी की तुलना में। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या है, शोध विधि, रिसर्च मेथड क्या है, आंकड़ा संग्रहण के लिए एक तकनीक है। अब वो आंकड़ा संग्रहण जो है ना, जो डेटा कलेक्शन है, दैट कैन बी बाय डिफरेंट वेज। वो कई अलग अलग तरीकों से हो सकता है ना। उसके कई उपकरण हो सकते हैं। ठीक है, वो हो सकता है कि प्रश्नावली हो, क्वेश्चनेयर हो, है ना, स्वयं पूर्ण क्वेश्चनेयर, है ना, सेल्फ कंप्लीटेड क्वेश्चनेयर। हालांकि क्वेश्चनेयर तो स्वयं पूर्ण ही होते हैं, प्रश्नावली जनरली ये होता है कि रिस्पोंडेंट ही उसको भरता है, उत्तरदाता ही उसको भरता है ना। ये बेसिक डिफरेंस है शेड्यूल में और क्वेश्चनेयर में, है ना। शेड्यूल जो है उसकी एंट्रीज रिसर्चर खुद भरता है। ठीक है, तो उसके जो विशिष्ट उपकरण है उसमें क्वेश्चनेयर हो सकता है ना। उसके अंदर कई प्रकार की जो डॉक्यूमेंट्री आर्काइव्स हो सकते हैं, जो हमारे जो अभिलेखागार होते हैं, जहां पे हम चीजों को संजो के रखते हैं, है ना। तो वो दस्तावेजी अभिलेखाकार हो सकते हैं, वहां से हमें डेटा मिल सकते हैं। वो एक हमारे लिए एक विशिष्ट उपकरण हो सकता है, दस्तावेजी अभिलेखाकार। ठीक है, एक संचरित साक्षात्कार अनुसूची, है ना, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है जिससे हम डेटा कलेक्ट करें। ठीक है, ये पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन हो सकता है, प्रतिभागी अवलोकन हो सकता है, जिसमें शोधकर्ता क्या करता है, उस पर्टिकुलर सेटिंग का भाग बन जाता है जिसका वो अध्ययन कर रहा है, और वो क्या करता है, केवल सुनता है और देखता है। वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करने के बाद, उस समूह में मिंगल हो जाने के बाद, मिल जाने के बाद वो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशंस को नोट करता है। क्लियर? यहां ये बात बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है और रिसर्च मेथड्स क्या है। ठीक है, अब देखो, हम यहां पर एक बात समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि एक पैराडाइम क्या होता है ना।
एक पैराडाइम की जब हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि उसके 3 फैसेट्स होते हैं, है ना। उसका ऑन्टोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट होता है ना, एपिस्टेमोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट होता है ना, और एक मेथोडोलॉजिकल सिस्टम होता है ना। वस्तु मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और पद्धति, ये मिलकर क्या करते हैं, चिंतन फलक का निर्माण करते हैं, पैराडाइम को बनाते हैं। मोटे तौर पे देखा जाए तो हम इसको यूं देख सकते हैं कि पैराडाइम जो चिंतन फलक है वो फिलॉसफी और मेथोडोलॉजी से मिलकर बनता है, वो दर्शन और विधि तंत्र से मिलकर बनता है। क्लियर? समय के साथ हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर दर्शन और विधि तंत्र का समूह जो है वो कई उन प्रश्नों का हल ना दे पाए जो समय के साथ खड़े हुए हैं। वो फिर उस चिंतन फलक के लिए क्या बन जाते हैं, चुनौतियां बन जाते हैं। और जब आप वर्तमान चिंतन फलक में उन चुनौतियों का जवाब नहीं दे सकते हो तो धीरे धीरे लोग जो हैं, जो उस धारा में बह रहे हैं, ठीक है, वो समुदाय जो उस पैराडाइम को साझा करता है, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, दूरी बनाने लगते हैं और वो उस नए जो पैराडाइम की तरफ झुकाव दर्शाते हैं, जो उन तमाम चुनौतियों का एक तरह से हल प्रस्तुत करता है। क्लियर? तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो लोगों का हुजूम है, समूह है, वो वर्तमान चिंतन फलक से टूटकर और नवीन चिंतन फलक की तरफ शिफ्ट होता जाता है। देखते ही देखते वर्तमान चिंतन फलक धीरे धीरे हाशिए पे चला जाता है और एक नया चिंतन फलक जो है वो स्थान ले लेता है और वो फिर क्या करता है, वो डोमिनेट करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, चिंतन फलक का बदलाव। ठीक है, यहां यह समझना आवश्यक है कि कोई भी चिंतन फलक परिवर्तन यदि हम देखें, है ना, किसी भी प्रकार का पैराडाइम शिफ्ट यदि हमें देखने को मिले, ठीक है, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि उस चिंतन फलक परिवर्तन के साथ, है ना, चिंतन फलक परिवर्तन के साथ पहले से स्थापित चिंतन फलक नष्ट नहीं हो जाता। ऐसा कभी नहीं होता है। होता क्या है, वो सुसुप्त पड़ जाता है। ठीक है ना, वो शेडोड हो जाता है, वो छायांकित हो जाता है और नया पैराडाइम जो है वो क्या करता है, वो स्थान ले लेता है, वो डोमिनेट करने लगता है। जैसे आपको पता है ज्योग्राफी में एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आया, ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद का लंबे समय तक बोलबाला रहा। फिर जब उसको चुनौती मिली संभववाद से, तो धीरे 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 क्या हुआ कि जो रिसर्च कम्युनिटी है, जो स्कॉलर्स की कम्युनिटी है, उसने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से थोड़ी थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी और वो पॉसिबिलिज्म की जो धारा है उसके साथ जुड़ते गए। देखते ही देखते पर्यावरणीय निश्चयवाद का चिंतन फलक हाशिए पे चला गया, है ना, और संभववाद का जो चिंतन फलक है वो स्थापित हो गया। कुछ समय बाद ये रियलाइज हुआ कि पर्यावरणीय निश्चयवाद की सारी बातें पूरी तरह से गलत नहीं थी और संभववाद की सारी बातें, सारे के सारे दृष्टिकोण पूरी तरह से सही नहीं है। और फिर नव निश्चयवाद आता है। इसका मतलब यदि हम ये कहते कि पर्यावरणीय निश्चयवाद पूरी तरह से मर चुका है, खत्म हो चुका है, तो फिर मुझे बताइए नव निश्चयवाद कहां से आता? इसका मतलब चिंतन फलक कभी भी नष्ट नहीं होते, है ना, ये डॉर्मेंट हो जाते हैं। और यदि बाद में कोई एक्सप्लेनेशन, कोई मूवमेंट, एक्सप्लेनेशन का मूवमेंट इनके फेवर में आता है तो ये पुनः प्रकाश में आने लगते हैं। जैसे माल्थसवादी चिंतन को लोगों ने बहुत आलोचना करी। ऐसा लगा कि माल्थसवादी चिंतन जो है वो पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, नकार दिया गया है। लेकिन अभी आपने देखा जब कोरोना पैंडेमिक आई तो लोगों ने फिर उस तरफ ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, और आपने देखा कि एक लंबे समय से
जो नव माल्थसवादी चिंतन की धारा है ना, वो मौजूद है और काफी मजबूत है। इसका मतलब कि कोई भी चिंतन फलक कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। ठीक है, बस होता क्या है, वो उस विशेष अनुशासन या विषय में, जांच के क्षेत्र में अपना दबदबा खो देता है, अपना प्रभुत्व खो देता है, अपना डोमिनेंस खो देता है। इसलिए वो चिंतन फलक क्या होता है, हाशिए पे चला जाता है और नया चिंतन फलक जो है वो उसका स्थान ले लेता है, वो विषय को डोमिनेट करना शुरू कर देता है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की शुरुआत में कि ज्योग्राफी जो है एक सब्जेक्ट के रूप में क्या मायना रखता है, क्या बेसिक्स है उसके। हमने बहुत बहुत एलिमेंट्री लेवल पे बात की और उसके बाद हमने थोड़ा सा ये समझने की बात की कि हम इतने इतने वाद पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, कितने सारे वाद पढ़ते हैं, है ना। तो ये जो चिंतन फलक हैं, पैराडाइम्स हैं, ये है क्या, पैराडाइम का मायना क्या होता है ना, उसको हमने समझने की कोशिश की और हमने ये भी जानने की कोशिश की कि चिंतन फलकों के बदलाव कैसे आते हैं, पैराडाइम शिफ्ट्स क्या होते हैं। अब हम अगली क्लास में वो भी लंबी क्लास होगी, काफी लंबी क्लास होगी, और उसमें हम देखेंगे कि भूगोल में चिंतन फलकों की शुरुआत कहां से होती है, समय के साथ धीरे धीरे कौन कौन से चिंतन फलक जो हैं वो आते हैं, है ना, चिंतन फलकों के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं और किस प्रकार से भूगोल विषय के अंदर ये जर्नी पर्यावरणीय निश्चयवाद से शुरू होकर और आज की स्थिति तक पहुंचती है, उसकी चर्चा हम करेंगे। आप लोगों ने धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।